हैं प्रशासनिक पद के बारे में, जो सबसे वरिष्ठता के आधार पर तय होता है और साथ ही साथ उसमें पसंद का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के बारे में, जो वर्तमान में मुख्य सचिव हैं छत्तीसगढ़ के अमिताभ जैन जी, जिन्होंने अब तक रिकॉर्ड बनाया है सबसे लंबे छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक पद पर रहने का। वो अब रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर तलाश है नए की, तय होना है, और इस बीच ये सबसे बड़ी चर्चा है कि कौन होगा। ऐसे में INH 24/7 आपके सामने लेकर आया है उन नामों को जो कि इस रेस में सबसे आगे दिखते हैं। और इसके लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में INH हरिभूमि और जनता टीवी के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। तो सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रमुख प्रशासनिक पद, बहुत महत्वपूर्ण पद, और ऐसे में अमिताभ जैन जी वो कांग्रेस की सरकार में भी रहे और अभी भी वर्तमान सरकार में निर्विवाद रूप से अब वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं सर इस प्रशासनिक पद को भी? आपका प्रशासनिक स्तर पे जो बदलाव हुआ है उनमें एक लंबा अनुभव रहा है, वो हम चाहते हैं कि आप दर्शकों के साथ साझा करें। ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। 25 साल का कालखंड है छत्तीसगढ़ में। इस 25 साल के कालखंड में अब तक 12 मुख्य सचिव हुए, पर उसमें अमिताभ जैन सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव के तौर पर रहने का कीर्तिमान बना चुके हैं। उनसे पहले विवेक ढांड थे, जो मूलतः छत्तीसगढ़ में ही जन्मे थे, 1981 बैच के अधिकारी हुआ करते थे। तो उन्होंने तकरीबन 3.25 साल की करीब मुख्य सचिव का पद संभाला। उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया था, क्योंकि एक नई जिम्मेदारी देने का फैसला तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने किया था। रेरा का उस समय पर गठन हुआ था, तो रेरा के अध्यक्ष के तौर पर विवेक ढांड जी की नियुक्ति हुई थी, इसलिए वह सेवानिवृत्ति से पहले ही सरकारी सेवा को छोड़ दिए थे। पर अमिताभ जैन के संदर्भ में भी कयास चलते रहे थे अतीत में कि उनको कोई और दायित्व दिया जा सकता है और नया मुख्य सचिव हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त का पद लंबे अरसे से खाली है। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि यह पद पर शायद हम अमिताभ जैन को ही देखेंगे। वो अमिताभ जैन जो मूलतः छत्तीसगढ़ में ही जन्मे, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। 1989 बैच के बड़े होनहार अधिकारी के तौर पर अमिताभ जैन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा। केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर रहे, राज्य में भी उनके पास में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रही। सरकारें बदलती रही, पर अमिताभ जैन की स्थिति हमेशा ही मजबूत बनी रही। वह अजीत जोगी के कालखंड के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण पदों पर थे। रमन सिंह के दौर में भी उनको हम लोगों ने महत्वपूर्ण पदों पर देखा। एक्साइज कमिश्नर भी रहे, जनसंपर्क आयुक्त के तौर पर भी उन्होंने काम किया। तो ऐसे दायित्व, PWD सेक्रेटरी भी हुआ रहे। पर भूपेश बघेल सरकार में उनको मुख्य सचिव बनाया गया था। सरकार जब बदली तो विष्णुदेव साय ने ना तो अपना पुलिस प्रमुख बदला, ना ही प्रशासनिक प्रमुख बदला। DGP के तौर पर अशोक जुनेजा थे और मुख्य सचिव के तौर पर अमिताभ जैन। दोनों ही बैचमेट भी थे, पर दोनों का ही अपना कार्यकाल पूरा हुआ। बल्कि अगर हम जुनेजा जी की बात करें तो उनको तो अतिरिक्त सेवा विस्तार भी मिला। नक्सली मोर्चे पर जिस प्रकार का काम चल रहा था, उसके मद्देनजर अशोक जुनेजा को केंद्र सरकार के द्वारा सेवा विस्तार भी दिया गया। भूपेश बघेल सरकार में जो व्यक्ति DG रहा हो, उसको भाजपा शासित राज्य में भाजपा। अमिताभ जैन तकरीबन 4.25 साल मुख्य सचिव के तौर पर अपना कामकाज पूरा कर रहे हैं। नवंबर 2020 में वह इस पद पर आए थे और अब जून है, तो कुल मिलाकर तकरीबन 4 साल 7 माह का कालखंड पूरा हो रहा है। एक चर्चा यह भी चलती है कि अमिताभ जैन को भी सेवा विस्तार मिल सकता है। अभी हरियाणा में सेवा विस्तार दिया भी गया है वहां के मुख्य सचिव को, लेकिन ना तो ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक राज्य सरकार की ओर से गया है, और कतार में जिस प्रकार से तमाम मजबूत चेहरे दिखाई दे रहे हैं, तो अब नहीं लगता है कि अमिताभ जैन इस पद पर बरकरार रहेंगे। अमिताभ जैन को कुछ और दायित्व सरकार देती है या नहीं देती है, ये जानना दिलचस्प होगा। लेकिन अब हम इस क्रम पर आते हैं कि जब अमिताभ जैन की सेवानिवृत्ति तय हो चुकी है 30 जून को, तो सरकार नए मुख्य सचिव के तौर पर किसको पसंद करती है? यहां पर मुख्य सचिव के तौर पर वरिष्ठता और मुख्यमंत्री की पसंद, ये दोनों कारक बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे आज सोनल जी कि वो कौन से चेहरे हैं जिनको हम अगले मुख्य सचिव के तौर पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, एक सवाल लेकिन मैं आपसे जरूर इससे पहले करना चाहूंगी। हम वो क्रम बताएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन जब CS की नियुक्ति होनी होती है या चयन होना होता है, तो सरकार क्या काबिलियत देखती है सर? देखिए,
दो तीन चीजें हैं महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है। वरिष्ठता के अंतर्गत यह है कि जिस व्यक्ति को सीएस बनना है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर होना चाहिए, मतलब उस पे स्केल पर होना चाहिए। तो एसीएस के स्तर पर अगर आप आज बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में सबसे वरिष्ठता क्रम में ऊपर आती हैं तो वो आती हैं रेणु पिल्ले, जो 1991 बैच के अधिकारी हैं। उसके बाद में आते हैं सुब्रत साहू, वो भी एसीएस हैं, 1992 बैच के अधिकारी हैं। फिर 1993 बैच पर अगर आते हैं तो वो दिल्ली में नहीं, दिल्ली में है इस समय प्रतिनियुक्ति पर, छत्तीसगढ़ में नहीं है। उसके बाद में 1994 बैच आता है, उसमें संख्या काफी ज्यादा है। उसमें अधिकारियों के क्रम में बात करते हैं तो ऋचा शर्मा है, विकासशील है, इसके अलावा निधि छिब्बर है, मनोज पिंगुआ है। 1994 बैच के एक और अधिकारी होते थे गणेश मिश्रा, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो 4 अधिकारी वहां पर हैं। तो इस प्रकार से अगर आप आज जो बात आपने प्रश्न के तौर पर कही कि क्या देखते हैं, तो सबसे पहले उसे एसीएस होना चाहिए। तो एसीएस के तौर पर अगर आप बात करते हैं तो एसीएस के स्तर पर छत्तीसगढ़ कैडर में 7 अधिकारियों की मौजूदगी दिखती है। 7 में से रेणु पिल्ले, सुब्रत साहू, मनोज पिंगुआ और ऋचा शर्मा, 4 अधिकारी ऐसे हैं जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 3 अधिकारी ऐसे हैं जो प्रतिनियुक्ति पर राज्य से बाहर हैं। तो कुल मिलाकर यह स्थिति है। दूसरा जो सरकार को देखना होता है या कहे मुख्यमंत्री को देखना होता है, मुख्य सचिव सरकार की पसंद नहीं, मुख्यमंत्री की पसंद का होता है। तो मुख्यमंत्री ये चाहता है कि वो सक्षम हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, मेहनती हो, दूरदर्शी हो, विचारवान हो। ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं, पर इनके साथ साथ अपेक्षा यह रहती है कि वो आज्ञाकारी भी हो। आशय ये कि जो मुख्यमंत्री चाह रहा है या सरकार के मुखिया के तौर पर जो चाहा है, वो प्रशासनिक मुखिया अपनी पसंद के तौर पर क्रियान्वित करने में सहयोग करे। इसमें टकराव की स्थितियों से कोई भी जना बचना चाहता है, और जब टकराव आता है तो फिर कोई ना कोई फैसला ले लिया जाता है। जी, वो नाम जो कि चर्चाओं में है उस पर जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन सर चूंकि आपने कहा कि मुख्यमंत्री की पसंद का होना चाहिए, तो भाई डबल इंजन की जब सरकार होती है सर, तो कागजों पे भले ना, लेकिन इशारों का कितना दखल आप देखते हैं सीएस की नियुक्ति में? सीएस की नियुक्ति तो सीधे तौर पर ही मुख्यमंत्री की पसंद के अनुसार होगी। अब मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली की पसंद के भी मायने होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जब मुख्य सचिव की नियुक्ति हो रही थी तो ऐसा माना जा रहा था कि राजेश रजौरा जो है वो डॉक्टर मोहन यादव की पहली पसंद है। वो 1990 बैच के अधिकारी थे। कई लोगों ने तो सेवानिवृत्ति वाले दिन उनको बधाई भी दे दी थी जब नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होनी थी सुबह, पर दोपहर होते होते पता चला कि दिल्ली में जो प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं अनुराग जैन, उनको वापस कैडर में भेजा जा रहा है, और 1 बजे आदेश जो है वो अनुराग जैन का मुख्य सचिव के तौर पर निकल गया। तो दिल्ली के दखल ने मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव की चयन में एक बड़ी भूमिका निभा दी। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी क्या दिल्ली का दखल रहता है, या विष्णुदेव साई की पसंद और दिल्ली की पसंद एक रहती है, या दिल्ली की पसंद और विष्णुदेव साई की पसंद एक रहती है? ये सारे फैक्टर महत्वपूर्ण हैं। तो कुल मिलाकर 7 नाम हैं, उन 7 नाम में से कोई भी नाम हम मुख्य सचिव के तौर पर देख सकते हैं, पर किसकी संभावना ज्यादा किसकी कमतर उसका एक आकलन किया जा सकता है। तो उस आकलन पर हम जाने की कोशिश करते हैं। जी सर, वैसे यहाँ पर चाहे मुख्यमंत्री पद की बात करें या फिर कई महत्वपूर्ण पदों पर आदिवासियों को प्राथमिकता के साथ रखा है, तो आपको लगता है कि जैसे मनोज जी का नाम इसमें जो सामने आ रहा है, मनोज पिंगुआ, चूंकि वो नक्सल अभी जिस तरह से लगातार टारगेट लेके चल रहे हैं और उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका अपनी रखते हैं, ऐसे में संभावनाएं बनती हैं क्या कि हाँ उनकी भी नाम पर विचार हो सकता है? देखिए 7 नाम है, 7 नाम में मनोज पिंगुआ भी एक गंभीर नाम है, लेकिन अगर आप क्रम पर जाना चाहते हैं तो आपने 7वें नाम को सबसे पहले बात करना चाहा, जबकि वरिष्ठता क्रम के अंदर मनोज पिंगुआ 7वें नंबर पर हैं। वर्तमान में वो एसीएस के तौर पर राज्य में भूमिका निभा रहे, एसीएस होम की भूमिका में उनके पास में काम है। लेकिन अगर हम क्रम से चलते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो रेणु पिल्ले का आता है। रेणु पिल्ले अमिताभ जैन के बाद वर्तमान में छत्तीसगढ़ कैडर में वरिष्ठतम अधिकारी हैं। रेणु पिल्ले 1991 बैच के अधिकारी हैं। कालखंड की अगर बात करें तो तकरीबन उनके पास में 2 साल का समय है, 2 साल से भी ज्यादा का समय है, क्योंकि वो फरवरी 2028 में रिटायर होंगे और वर्तमान में 2025 जून का है।
तो उनके पास में एक ठीक ठाक अवधि भी है। रेणु पिल्ले की छवि एक ईमानदार अधिकारी की रही है, लेकिन रेणु पिल्ले को कभी भी फ्लेक्सिबल अधिकारी के तौर पर नहीं देखा गया। सरकार इस बात को लेकर आशंकित रहती है कि हम जो कहेंगे उसे रेणु पिल्ले मानेंगी या नहीं मानेंगी। तो अगर रेणु पिल्ले के संदर्भ में मुख्य सचिव पद से दूरी को लेकर अगर कोई बाधा दिखती है तो वो बाधा उनके स्वभाव को लेकर ही दिखती है कि रेणु पिल्ले ने जो तय कर लिया वो उससे टस से मस होंगी, इसको लेकर आशंका रहती है। और सरकार मुख्य सचिव के तौर पर सहयोगी चाहती है, एक आज्ञाकारी सहयोगी, उसमें किसी का रुख उसके खिलाफ हो, अपना अड़ियलपन दिखाए, मतलब जब तक डिस्कशन है तब तक अपनी बात रखे, पर अगर सरकार कोई डिसीजन ले रही है तो वो डिसीजन जस का तस एग्जीक्यूट होना चाहिए। रेणु पिल्ले के संदर्भ में कहीं ना कहीं इस एग्जीक्यूशन को लेकर आशंका रहती है, लेकिन उनकी कर्मठता को लेकर, उनकी ईमानदारी को लेकर, उनकी कमिटमेंट को लेकर संदेह नहीं रहता। पर सरकार इन सब के साथ एक आज्ञाकारिता चाहती है, मोस्ट ओबीडियंट। उस ओबीडियंट वाले फैक्टर पर हो सकता है कि रेणु पिल्ले सरकार के पैरामीटर पर खरी ना उतरे। इसलिए रेणु पिल्ले के पास में एक गौरवशाली इतिहास है और उनके पास में बहुत महत्वपूर्ण दायित्व कभी आए नहीं। हमेशा एक आशंका बनी रही, जो भी हुकूमत में रहा, तो उन्होंने रेणु पिल्ले को अगर दायित्व सौंपे भी तो उसके साथ में कहीं ना कहीं आशंका रही, तो वो आशंका मुख्य सचिव के स्तर पर तो और बढ़ जाती है। तो इसलिए रेणु पिल्ले कतार में है, पर सारी चीजें उनके पक्ष में सकारात्मक रहते हुए भी उनका जो अपना एक थॉट प्रोसेस है, एक अपनी सोच से काम करने का स्वभाव है और जिसमें कॉम्प्रोमाइज करने का उनका स्वभाव नहीं है, वो उन्हें मुख्य सचिव की कुर्सी से कुछ दूर रखता है, ऐसा हमारा आकलन है। जी सर, दूसरा नाम जो चर्चाओं में है वो है सुब्रत साहू जी का। इनके बारे में मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, सुब्रत साहू भी छत्तीसगढ़ के एक चर्चित और सफल अधिकारी के तौर पर देखे जाते हैं। वरिष्ठता क्रम में रेणु पिल्ले के बाद उन्हीं का नंबर आता है। 1992 बैच के अधिकारी हैं। दिल्ली कभी वो गए नहीं, लेकिन उनके पास में भी एक इतिहास, उनके पिता स्वयं भी एक IAS अधिकारी रहे, उड़ीसा के मुख्य सचिव रहे रेणु पिल्ले के पिता, जैसे रेणु पिल्ले के नहीं, सुब्रत साहू के। पर रेणु पिल्ले जो है, रेणु पिल्ले के पति IPS अधिकारी थे, रेणु पिल्ले की बेटी भी जो है IAS ऑफिसर है। मतलब ये सब एक गौरवशाली पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। तो सुब्रत साहू के जो पिता हैं वो उड़ीसा के मुख्य सचिव रहे। सुब्रत साहू के पास में प्रदेश के स्तर पर कई जिलों की कलेक्टरी का दायित्व रहा, बड़े महत्वपूर्ण विभाग भी उनके पास में रहे। भूपेश बघेल की जब सरकार आई उस समय पर सुब्रत साहू के पास में ACS to CM का दायित्व रहा। यह बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व था। खास बात यह है कि ACS to CM और वो भी भूपेश बघेल का रहने के बावजूद भी उनके कैरियर पे कोई दाग नहीं है। दाग की बात इसलिए है कि भूपेश बघेल सरकार के कालखंड को लेकर तमाम मामले इस समय पर चल रहे हैं और उस समय पर जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर थे उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं या वो जांचों के संदर्भ में दायरे में हैं। लेकिन ACS to CM रहने के बावजूद भी सुब्रत साहू के खिलाफ कोई मामला हमारी जानकारी में तो नहीं आया। कोई एजेंसी ने सुब्रत साहू को ही किसी मामले में संलिप्तता देखी हो, ऐसा भी मामला नहीं आया। तो इससे दो बातें समझ में आती हैं, या तो सुब्रत साहू किसी भी मामले में शामिल नहीं थे या इतने कुशाग्र थे किसी मामले में उनकी संलिप्तता जाहिर हुई। दोनों ही दृष्टियों से वो एक कुशल अधिकारी के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो सुब्रत साहू के संदर्भ में सारे पक्ष सकारात्मक दिखते हैं, सक्षम है, क्रियान्वयन ठीक है। और साथ साथ जिस फैक्टर पर मैं आपका ध्यान दिला रहा था कि ओबीडियंट, आज्ञाकारी, सरकार जो चाहती है वो करने के लिए हम तत्पर हैं, तो उस पैरामीटर पर भी सुब्रत साहू खरे उतरते हैं। पर नकारात्मक क्या जा रहा है? नकारात्मक उनके संदर्भ में एक ही बात है कि वह कांग्रेस सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर रहे कि वो ACS to CM रहे। पर जिस सरकार ने पिछली सरकार के DG के संदर्भ में और CS के संदर्भ में कोई परेशानी महसूस नहीं की, वो सरकार क्या ACS to CM रहने के आधार पर व्यक्ति को खारिज कर देगी? ये सवाल जहन में आता है। अगर इस आधार पर खारिज करते तो सुब्रत साहू इस नाते से रेस से बाहर हो जाएंगे, और अगर इस मामले ने कोई बहुत परेशानी नहीं डाली तो सुब्रत साहू मुख्य सचिव के तौर पर स्वाभाविक पसंद के तौर पर दिखेंगे। तो कुल मिलाकर सुब्रत साहू की पर्याप्त संभावना है। जी। पर अतीत के संदर्भ में जो एक जिम्मेदारी उनके पास रही है
वो जिम्मेदारी ही बाधा के तौर पर दिखाई देती है। जैसे रेणु पिल्ले जी के संदर्भ में हमने आकलन क्या दिया, हमने आकलन ये दिया कि उनके स्वभाव में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, ये सरकार को भाएगा नहीं, इस कारण से सरकार बचेगी। सुब्रत साहू के संदर्भ में जो लोग किसी और को पसंद कर रहे होंगे वो इस फैक्टर को ही उठाएंगे, यार ये तो भूपेश बघेल के नजदीकी रहे, करीबी माना, ये मूवीज में थे, इनको हम कैसे बना सकते हैं। तो अगर ये वाला मैटर मायने रख गया तो सुब्रत साहू के लिए दिक्कत जा सकती है, अन्यथा सुब्रत साहू की संभावनाएं काफी बेहतर दिखाई देती है। इसके बाद जो अगला नाम है वो है अमित अग्रवाल जी का, जो कि प्रतिनियुक्ति पर हैं और बहुत महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। आधार लिंक की यदि बात करें सर, अमित अग्रवाल जी, ये अमित अग्रवाल एक सक्षम अधिकारी के तौर पर देखे गए, पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा काम नहीं किया। अमित अग्रवाल जोगी के समय पर, अजीत जोगी के समय पर भी छत्तीसगढ़ में थे, उसके बाद में रमन सिंह जी के समय पर थोड़ा बहुत काम किया, फिर वो प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए। फिर रमन सिंह के कालखंड में वो प्रतिनियुक्ति से वापस भी आए थे, पर कुछ समय बाद फिर वह दिल्ली में चले गए, तो उनका ज्यादा समय जो बीता है वो दिल्ली में बुलाया। अमित अग्रवाल को एक जो फैक्टर्स रेणु पिल्ले के संदर्भ में है वही फैक्टर अमित अग्रवाल के संदर्भ में भी है। अमित अग्रवाल को भी एक सक्षम अधिकारी के तौर पर देखा जाता है, एक हार्ड ऑफिसर के तौर पर देखा जाता है, काम के संदर्भ में उनकी दक्षता बनी जाती है। दिल्ली में लंबे समय से वो है, तो दिल्ली का अनुभव और दिल्ली का संपर्क राज्य के लिए बेहतर हो सकता है। ये एक नजरिया रहता है कि जब आपने दिल्ली में काम किया होता है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में काम किया होता है तो राज्य से जुड़े हुए विषयों के संदर्भ में आप उन संबंधों के चलते कुछ बेहतर दिला सकते हैं राज्य को, ऐसी अपेक्षा रहती है। फिर अमित अग्रवाल बड़ी कम उम्र में सेवा में आ गए थे, 1993 बैच के अधिकारी हैं और उनकी सेवानिवृत्ति 2030 में है, मतलब अभी सेवानिवृत्ति में उनके पास 5 साल का समय है। लगभग वो अमिताभ जैन जितना समय मुख्य सचिव के तौर पर रखते हैं, अगर उन्हें सरकार मौका देती है और सरकार के मौका देने के साथ साथ दिल्ली छोड़ने को तैयार होती है, या दिल्ली के द्वारा ही तय कर दिया जाए कि आपके यहां पर एक कड़क अधिकारी की जरूरत है, एक दूरदर्शी अधिकारी की जरूरत है, तो हम अमित अग्रवाल को भेज रहे हैं, आप इनको मुख्य सचिव बना लीजिए। तो ऐसे में भी कोई हैरत की बात नहीं होगी कि अमित अग्रवाल दिखें। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में अभी पर्याप्त संख्या में मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की मौजूदगी है और विष्णुदेव साय को एक गंभीर नेता के तौर पर देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है, तो ऐसे में विष्णुदेव साय की पसंद का अपना महत्व है। और चूंकि विष्णुदेव साय और अमित अग्रवाल ने परस्पर साथ में कभी काम नहीं किया है, तो ऐसे में वर्तमान में जो अधिकारी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, इनको अगर विष्णुदेव साय खारिज पा रहे हैं या इन्हें लायक नहीं समझ रहे हैं, तभी अमित अग्रवाल की संभावना बनती है। तो 2 संभावनाएं दिखती हैं, या तो दिल्ली ने तय ही कर लिया है कि हमें अमित अग्रवाल को ही छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव बनाना है। जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में मूलतः हमारी जानकारी कहती है कि दिल्ली ने तय किया था कि अनुराग जैन जिस क्षमता के अधिकारी हैं उनकी जरूरत मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव के तौर पर है, इसलिए उनको भेज दिया गया। क्या अमित अग्रवाल के संदर्भ में भी ऐसा होगा? इसमें एक संदेह इसलिए आता है कि अमित अग्रवाल के संदर्भ आपने जरूर कहा कि उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व है, पर अमित अग्रवाल जैसी अतीत में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर रहे, वर्तमान में सचिव के स्तर पर उनके पास ऐसी महती जिम्मेदारी दिखती नहीं है। भारत सरकार में जो विभाग बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं सचिव के स्तर पर, अमित अग्रवाल के पास में सचिव के स्तर पर दायित्व तो है, पर उतने महत्वपूर्ण विभाग का नहीं है। तो ये दोनों संभावनाएं हो सकती हैं कि अगर दिल्ली का मन ये था कि अमित अग्रवाल को तो हमें आगे चल के छत्तीसगढ़ भेजना है मुख्य सचिव के लिए, इसलिए उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व ना दिया हो तो बात अलग है। अन्यथा विष्णुदेव साय की पसंद अमित अग्रवाल रहेंगे, अभी ऐसा नहीं लगता। विष्णुदेव साय की पसंद छत्तीसगढ़ में जो अधिकारी हैं उनके बीच से रहना चाहिए, ये हमारा आकलन है, बाकी आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल। अगला जो नाम है, और वो नाम जो है वो है ऋचा शर्मा का, दूसरा है विकासशील जी का और तीसरा है निधि छब्बड़ जी का। ऋचा शर्मा जी की अगर बात करते हैं तो ऋचा शर्मा जी भी भारत सरकार में बड़े सम्मानित निगाहों से देखी हैं। ऋचा शर्मा को भारत सरकार में बड़े महत्वपूर्ण विभागों में काम करने का अनुभव रहा है। ऋचा शर्मा के पति भी आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आईएएस की नौकरी बीच में ही छोड़ दी और प्राइवेट सेक्टर में वो चले गए। ऋचा शर्मा ने पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण महकमे में दिल्ली में काम किया जी। वर्तमान में भी उनके पास छत्तीसगढ़ में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, वन विभाग जैसा महत्वपूर्ण महकमा जो है वो ऋचा शर्मा के द्वारा संभाला जाता है। ऋचा शर्मा भी एक जुनूनी अधिकारी के तौर पर देखी जाती हैं, पर जो मसला
रेणु पिल्ली जी के संदर्भ में है, जो मसला अमित अग्रवाल जी के भी संदर्भ में आप मान सकते हैं, कहीं ना कहीं वो फैक्टर ऋचा शर्मा जी के साथ भी है। ऋचा शर्मा जी को भी एक अपने निर्णय से न डिगने वाले अधिकारी के तौर पर देखा जाता है। अगर उन्होंने ये तय कर लिया कि ये सही है, तो फिर उनको उस निर्णय से मोल्ड करना, परिवर्तित करना अपने आप एक चुनौती होती है। और मुख्य सचिव के पद के संदर्भ में सरकार की मंशा ये रहती है कि वो हमारी राजनीतिक परिस्थितियों को समझे। सही गलत का तो अपना महत्व है, पर व्यवहारिकता की भी अपनी जरूरत है। सिद्धांतता बात सही हो सकती है, पर व्यवहारिकता की दृष्टि से जो चुनौतियां हैं उसको भी प्रशासनिक प्रमुख पर बैठे हुए व्यक्ति को समझना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि की अपेक्षा रहती है। कुछ अधिकारी जिनके अंदर अपनी एक जिद होती है, अपना एक जुनून होता है, वो इस मामले में समझौता करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते। ऋचा शर्मा के संदर्भ में भी ये धारणा है प्रशासनिक हलकों में कि वो अपने निर्णय से आसानी से परिवर्तित नहीं होती। और ये जो पहचान है, ये पहचान इस दायित्व के संदर्भ में बहुत बड़ी बाधा रहती है। तो ऋचा शर्मा के संदर्भ में भी तमाम अनुकूलताएं होते हुए भी उन्हें मुख्य सचिव के संदर्भ में हम पायदान में पीछे इसलिए रखते हैं क्योंकि उनका जो समझौता न करने का स्वभाव है या व्यवहारिकता को अनदेखा करने के संदर्भ में एक छवि है, वो सरकार को परेशान करेगी कि इनको हम ये पद दें कि नहीं दें। उन्हें बाकी सारे दायित्व देना चाहेंगे, पर मुख्य सचिव के संदर्भ में या डीजी के संदर्भ में सरकार को इसमें कहीं ना कहीं असुविधा महसूस होगी। जी सर, जो सरकार के आंख नाक कान होते हैं चूंकि सीएस, ऐसे में अब जो अगला नाम है वो कौन सा होगा जो इस वक्त चर्चाओं में है? देखिए, दो नाम हैं, विकासशील जी और निधि छिब्बर का। संयोग से ये दंपति हैं, पति पत्नी हैं जी। दोनों छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करते रहे। विकासशील जी का नाम तब भी हम लोगों के बीच चर्चा में था जब विष्णुदेव साय जी के द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई थी। उस समय पर यह नाम चर्चा में इसलिए आया था कि विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख की जिम्मेदारी कैसे दी जाए, तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम विकासशील जी का था। विकासशील जी उस समय पर दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर थे और ये माना जा रहा था कि विष्णुदेव साय जी को ये नाम पसंद है, उनका भरोसा इस नाम के साथ में है, इसलिए सीएम ऑफिस की जिम्मेदारी प्रमुख के तौर पर विकासशील जी के हिस्से में आएगी। लेकिन उसी समय विकासशील एक योग्य अधिकारी हैं, उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एडीबी के ओर में, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर, उसके तहत वो इस समय पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर देश से बाहर चले गए। बता देंगे फिलीपींस में, वो मनीला में इस समय पर सेवाएं दे रहे हैं। तो और वो कालखंड तकरीबन 3 साल का बताया जा रहा है, तो उनके वहां से प्रतिनियुक्ति पर वापसी की संभावना नहीं है। तो इसलिए विकासशील और निधि छिब्बर दोनों को हम ये मान लेते हैं कि वो इस रेस का हिस्सा नहीं है, दौड़ का हिस्सा नहीं है। ये तो कोई ने भी ये लिखा है कि दौड़ का हिस्सा है, पर प्रशासनिक हलकों में जो चर्चाएं हैं उनमें कौन नाम हो सकते हैं, कौन नाम नहीं हो सकते हैं, तो हमारे पास नाम तो 7 हैं जो अहर्ता रखते हैं, पात्रता रखते हैं इस पद के लिए, पर हमने फिर भी कहा 1 अनार 5 दावेदार, ये 2 नाम हमने हटा दिए क्योंकि परिस्थितियां बता रही हैं कि ये नाम अभी मुख्य सचिव के तौर पर स्वयं को कंसीडर नहीं कराना चाहेंगे जी। तो इसलिए हम 5 नाम के संदर्भ में थे। तो विकासशील और निधि छिब्बर उनकी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम मानकर चलते हैं कि इस दौड़ का हिस्सा नहीं है, इस पद के लिए विचाराधीन नहीं है। तो 5 नाम वापस से हम दोहराते हैं कि हमारे पास जो 5 नाम इस पद के संदर्भ में आते हैं वो आते हैं रेणु पिल्ले 1991 बैच, सुब्रत साहू 1992 बैच, अमित अग्रवाल 1993 बैच, और इसके बाद में आई ऋचा शर्मा 1994 बैच, और आखिरी 5वां नाम जिसका जिक्र आप लगातार कर रही हैं वो है मनोज पिंगुआ का। वह भी 1994 बैच की अधिकारी हैं। तो ये 4 अधिकारी जो 1994 बैच के हैं, उनमें ऋचा शर्मा, और ऋचा शर्मा के बाद वरिष्ठता क्रम में मनोज पिंगुआ वो नाम है जिसको मुख्य सचिव के तौर पर बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। आप जिस तरीके से बार बार बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पास भी मनोज पिंगुआ एक गंभीर नाम है, और आपका इनपुट गलत भी नहीं है। छत्तीसगढ़ कैडर में जो अधिकारी सर्वाधिक पद के लिए संभावनाशील देखे जा रहे हैं, वो है सुब्रत साहू और मनोज। वरिष्ठता क्रम में सुब्रत साहू ऊपर है,
पर संभावनाओं की अगर आप बात करते हैं तो मनोज पिंगुआ सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं इस रेस में। वरिष्ठता क्रम में वो 5वें नंबर पर हैं 5 दावेदार के तहत, लेकिन संभावना किसकी सबसे ज्यादा है तो वो नाम मनोज पिंगुआ का है। मनोज पिंगुआ का नाम सर्वाधिक संभावनाशील इसलिए देखा जा रहा है कि विष्णुदेव साय सरकार जब से अस्तित्व में आई है तब से सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जिस उनके पास में कई महत्वपूर्ण दायित्व रहे हैं। बीकेएस रे और तीसरे नंबर थे शिवराज सिंह। रमन सिंह ने बीके राघवन और बीकेएस रे की वरिष्ठता को खारिज करते हुए शिवराज सिंह जो उस समय पर एसीएस टू सीएम भी थे उनको अपना मुख्य सचिव बनाया। तो कुल मिलाकर वरिष्ठता को नकार कर योग्यता या अपनी पसंद, योग्यता पे हो सकता है कि कोई अधिकारी का मन आहत हो जाए तो आप मान सकते हैं कि अपनी पसंद को वरीयता दी। तो रमन सिंह के एसीएस टू सीएम के तौर पर शिवराज सिंह काम कर रहे थे, तो उन शिवराज सिंह को रमन सिंह ने अपना मुख्य सचिव बनाया। फिर शिवराज सिंह जुलाई 2008 में रिटायर हो गए, उनका समय पूरा हो गया, पर उस समय पर भी बीकेएस रे अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर सेवारत थे। उनका सेवा काल तकरीबन 1.5 साल का बचा हुआ था, पर तब भी डॉक्टर रमन सिंह ने, बीकेएस रे 1972 बैच के अधिकारी थे, उनको नकारते हुए पी जॉय ओमन को नया मुख्य सचिव बनाया। पी जॉय ओमन 1977 बैच के अधिकारी थे, अर्थात बीकेएस रे से 5 साल जूनियर, पर रमन सिंह को भरोसा था जॉय ओमन के संदर्भ में या कहीं ना कहीं कोई आशंका या कोई अविश्वास रहा होगा बीकेएस रे जी के संदर्भ में। हालांकि बीकेएस रे भी बड़े अनुभवी अधिकारी थे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे, पर बीकेएस रे के मुकाबले 5 साल जूनियर पी जॉय ओमन को वरीयता दी और रमन सिंह ने उन्हें अपना मुख्य सचिव बनाया। पर मुख्य सचिव बन जाने का अर्थ ये नहीं कि सेवानिवृत्ति तक आप मुख्य सचिव रहेंगे। यहीं पे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर आपका ध्यान ले जाता हूं सोनल जी, जो आपने कहा रोचक बात। जिन पी जॉय ओमन को डॉक्टर रमन सिंह ने 5 साल की वरिष्ठता को नकार कर बीकेएस रे की अपना मुख्य सचिव बनाया था, उन पी जॉय ओमन को सेवानिवृत्ति की तारीख आने से पहले ही डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्य सचिव के पद से हटा दिया था। बदलते घटनाक्रम के बीच में सुनील कुमार, जो केंद्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहते, बहुत सक्षम अधिकारी के तौर पर उन्हें देखा गया, वो प्रतिनियुक्ति से वापस छत्तीसगढ़ कैडर में आ गए। और सुनील कुमार वो शख्स थे जो अजीत जोगी के भी सेक्रेटरी रहे थे और अर्जुन सिंह के साथ भी उन्होंने हैसियत में काम किया हुआ था, पर्सनल स्टाफ में। तो सुनील कुमार जो अजीत जोगी के सचिव थे, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता पर डॉक्टर रमन सिंह मोहित हुए और जॉय ओमन को सेवानिवृत्ति से पहले उन्होंने मुख्य सचिव के पद से हटाया और सुनील कुमार जी को अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया। हालांकि जॉय ओमन साहब को प्रस्तावित किया गया था कि आपको कोई दूसरा पद दे देते, पर जॉय ओमन साहब ने स्वाभिमान पर चोट के तौर पर इस निर्णय को लिया और उन्होंने सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तो ये जॉय ओमन साहब का अपना कॉल था, अपना स्वाभिमान था या अपना उनका निर्णय था। पर मुख्य सचिव का पद कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की इच्छा तक ही निर्भर करता है। अगर मुख्यमंत्री किसी भी स्तर पर यह महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति अब इस पद पर मुझे नहीं चाहिए, तो वो उसे कभी भी हटा सकते हैं। ये सहूलियत मुख्यमंत्री को पुलिस महानिदेशक के संदर्भ में नहीं है। कोर्ट के आदेश के चलते पुलिस महानिदेशक के पद पर जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है उसका कार्यकाल न्यूनतम 2 साल तक रहता है। सरकार की मर्जी नहीं चलेगी कि उसका और उसने हटा दिया। पर मुख्य सचिव के संदर्भ में ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। मुख्य सचिव के पद पर वही अधिकारी रहेगा जिस पर मुख्यमंत्री का भरोसा रहेगा। मुख्यमंत्री का भरोसा जब तक रहेगा तब तक वो व्यक्ति हमें मुख्य सचिव के तौर पर दिखेगा। अमिताभ जैन पर भूपेश बघेल को भरोसा था और अमिताभ जैन वो कुशल अधिकारी रहे जिन्होंने 1.5 साल तक विष्णुदेव साय का भी भरोसा अपने ऊपर बनाए रखा, इसलिए वो 30 जून को गरिमामयी सेवानिवृत्ति हासिल करने जा रहे हैं। पर विष्णुदेव साय मुख्य सचिव के तौर पर किस पर भरोसा करते हैं इसका पता अगले 2-4 दिन में चलेगा। पर जो भी नाम होगा हम उम्मीद करते हैं इन 5 में से कोई एक नाम होगा। सुब्रत साहू, रेणु पिल्ले, ऋचा शर्मा, मनोज पिंगुआ या अमित अग्रवाल, इन 5 में से किसी एक चेहरे को हम
ठीक। जल्द ही छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव के तौर पर देखेंगे। ठीक है, तो सर इंतजार रहेगा, लेकिन चलते चलते बहुत संक्षेप में आखिरी सवाल ये जरूर मैं आपसे पूछूंगी कि हमने ये तमाम नाम तो दर्शकों के साथ साझा किए हैं, लेकिन डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी की जब बात होती है, उनका इतना लंबा अनुभव इन बदलाव पे सबसे पहले, चाहे वो हरिभूमि हो, INH हो, वो बताते हैं, जनता TV हो, चाहे ऐसे में यदि आप अपने अनुसार क्रम देना चाहें तो वो क्रम क्या होगा? देखिए, क्रम के संदर्भ में विष्णु देसाई की पसंद सुब्रत साहू और मनोज पिंगुआ के बीच रहेगी और दिल्ली की पसंद अमित अग्रवाल के रूप में। इसे मुझे नारी विरोधी ना समझा जाए। रेणु पिल्ले और ऋचा शर्मा दो योग्य अधिकारी हैं, दो सक्षम अधिकारी हैं, पर उनकी छवि जो है वो एक व्यवहारिकता के स्तर पर कॉम्प्रोमाइज ना करने की है। और सरकार जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होती है उसमें सारी चीज़ों के ऊपर वरीयता व्यवहारिकता को दी जाती है। तो अगर व्यवहारिकता की कसौटी रही तो आपको सुब्रत साहू और मनोज पिंगुआ में से ही कोई मुख्य सचिव दिखेगा। चलिए, तो इंतजार रहेगा जब ऐलान होगा नाम का। लेकिन इन सब के साथ बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी CS के संदर्भ में साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के कौन होंगे नए CS, हम आपको सबसे पहले अपडेट कराएंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INH 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।